बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं याहिया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फ़िज़िक्स। मैंने फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के एक्सरसाइज का एक सीरीज़ शुरू किया है और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 पूरी तरह एक्सप्लेन किया और अपने गाइड से, अपने नोट से एक्सप्लेन किया बहुत आसान अल्फाज में, जो कि मैंने लिखा है। अभी चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 2, इसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम और ये आइंस्टाइन सीरीज़ का एक बुक है। इसका पहला चैप्टर देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, फिज़िक्स विद प्रोफेसर याहिया जान, आपको वहाँ पूरा चैप्टर मिल जाएगा। अब आते हैं चैप्टर 2 में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ, जिसको हम आम इस्तिलाह में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता है, इज़ इट पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड? क्या ये मुमकिन है कि हम 3 वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड बराबर है उसका और हम उसको ऐड कर लें, बट डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन टू गेट एनल वेक्टर, लेकिन उसका डायरेक्शन डिफरेंट हो? तो क्या ये मुमकिन है कि हम 3 ऐसे वेक्टर्स को जमा करें जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन डिफरेंट हो और उसका हासिल वेक्टर, उसका रिजल्ट 0 आ जाए? क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो इलस्ट्रेट विद डायग्राम्स के लिहाज से आप उसको जाहिर करें। तो इधर मैंने लिखा है आंसर में, येस इट इज़ पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स टू गेट एनल वेक्टर। हाँ, ये मुमकिन है कि हम 3 वेक्टर्स को जमा करें और उसका रिजल्ट कोई 0 आ जाए। तो एक तो मैंने आंसर एक लाइन में लिखा है, ये एक लाइन में आंसर लिखा है, लेकिन इसका रीज़न, कंसिडर 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी ऐसे वेक्टर ए बी सी जो एक ही प्लेन में वाक़या हो रहा हो। कोप्लेनर का मतलब है एक ही प्लेन में वाक़या हो रहा हो। अब इक्वल मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड बराबर है। अब देखो ना, इधर मैंने वेक्टर ए लिया है, इधर वेक्टर बी और इधर ये है वेक्टर सी, ये वेक्टर सी है। इन तीनों को मैंने ऐड करना है। प्लेस ऑन द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर। इधर आप देखो, आपने पहले वेक्टर ए को ऐसे रख लिया, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसा है। हमने उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल वो ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, तो हमने वेक्टर ए एज इट इज़ यहाँ पर रख लिया। ये वेक्टर बी है, उसका ये डायरेक्शन है, उसको मैंने उठाया इधर रख लिया। ये वेक्टर सी है, उसको मैंने ऐसे रख लिया। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, मैं उसी पॉइंट पर आया जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। फ्रॉम द हेड टू टेल रूल द रिजल्टेंट, फ्रॉम ए हेड टू टेल रूल द रिजल्टेंट वेक्टर इज 0, क्योंकि मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था मैं वहाँ पर आया तो मेरा रिजल्ट 0 हुआ। Because the head of the second vector B is connected with the tail of first vector A. With the tail of first vector A, हमने वेक्टर B जो है, इस वेक्टर का जो टेल है वो वेक्टर A के हेड से अटैच किया। And connect the tail of the third vector C with the head of the second vector. इस C वेक्टर का जो टेल है वो वेक्टर B के हेड से जोड़ा और इस तरह with the head of the second vector B। तो मैथमेटिकली इधर अब देखो ये चीज़ आया। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आ गए। आपने मैथमेटिकली R इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ये आपने रिज़ल्ट उसका 0 आया। जब आपने A, B और C तीनों को जमा किया तो रिजल्टेंट 0 आया, तो मेरे पास 0 रिजल्ट आया। क्वेश्चन नंबर 2, The magnitude of 3 vectors are 2 meter, 3 meter and 5 meter respectively। 3 वेक्टर है 2, 3 और 5 बिलतरतीब। The direction are at your disposal। डायरेक्शन आपकी मर्ज़ी पर है, यानी आप अपनी मर्ज़ी से उनको डायरेक्ट करें। Can these 3 vectors be added to yield 0? क्या ये मुमकिन है कि हम इन वेक्टर्स को ऐसे अटैच कर ले, ऐसे कनेक्ट करें हेड टू टेल रूल से, को उसका रिजल्ट 0 आए? इलस्ट्रेट विद डायग्राम के लिहाज से साबित करें। तो इधर क्या है आंसर में, येस इट इज़ पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड टू गेट एनल वेक्टर। ये तो बिल्कुल पॉसिबल है
कि हम 3 वेक्टर जमा करें और उसका रिजल्ट 0 आए, लेकिन कैसे? रीज़न, उसका रीज़न मैंने इधर दिया है। कंसिडर 3 कोप्लेनर वेक्टर्स A, B and C of equal magnitude placed on the news as shown in the figure। हमारे पास 3 वेक्टर है, देखो वेक्टर A 3 मीटर, वेक्टर B 2 मीटर, C का डायरेक्शन उल्टा है, अपोजिट है, उसको आप 5 ले लें, क्योंकि हम अपनी मर्जी को देखते हैं, क्योंकि इधर क्वेश्चन में लिखा है द डायरेक्शन आर एट यूर ऑन डिस्पोजल, ये आपकी अपनी मर्जी से है। तो जब आप इस तरह 3 वेक्टर्स को देखें तो वेक्टर को जमा करने का एक ही तरीका है हेड टू टेल रूल, और उसके लिए न्यूज़ को ड्रा करना है, यानी न्यूज़ में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, इसको आप यहाँ रख लें। फ्रॉम हेड टू टेल रूल द रिजल्टेंट वेक्टर इज 0, रिजल्टेंट 0 है, कैसे? बिकॉज द सम ऑफ द 2 वेक्टर A एंड B इज 5। इधर देखो नीचे मैंने वेक्टर A ड्रा किया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 है। उसमें हेड टू टेल रूल से B ऐड किया, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 2 है। और फिर इधर जो अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला, ये अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर है ये कितना है? ये 5 है। तो हमने उसको ऐसे अटैच किया, हमने अटैच किया, ये इसका ये डायरेक्शन था और उसका ये डायरेक्शन है, अटैच किया हमने। जब अटैच किया हमने तो उसका रिज़ल्ट, मतलब जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था वहाँ पर आ गए, तो रिज़ल्ट क्या बना? 0 बना, क्योंकि हमने जहाँ से स्टार्ट लिया था। अब मैथमेटिकली A प्लस B, A और B को प्लस पॉजिटिव ले लो और प्लस C को माइनस ले लो, क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट है। देखो ना, C अपोजिट डायरेक्शन, तो इधर C में माइनस आया। अब R इज इक्वल टू A कितना है? इधर से 3 है, B कितना है? वहाँ से देखो 2 है, C कितना है? ऊपर से देखो -5 है। अब इससे 3 + 2 5 आया और -5 आया, तो 5 - 5 से क्या बना? 0। तो इनका रिजल्ट क्या बना? 0 रिजल्ट उसका आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट यूनिट आर एसोसिएटेड विद यूनिट वेक्टर IJK? IJK के यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? तो डायरेक्ट आंसर है यूनिट वेक्टर हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट शोज ओनली डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, यानी यूनिट वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, इट शोज ओनली डायरेक्शन। रीज़न क्या है इसका? डेफिनेशन में ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ये सिर्फ वेक्टर का डायरेक्शन बताता है, या इस तरह भी डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज आल्सो कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। पहले तो हम यूनिट वेक्टर समझेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। लाइक IJK, यानी I का मतलब है वेक्टर अलोंग x एक्सिस, J का मतलब है वेक्टर अलोंग y एक्सिस और K का मतलब है वेक्टर अलोंग z एक्सिस। अब मैथमेटिकली ये A0, A के ऊपर एक सिंबल है, इसको केप भी कहते हैं, हेड भी कहते हैं, नॉट भी कहते हैं, यानी ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और A0 को हम डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर कहते हैं। इज इक्वल टू वेक्टर A डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करो तो उससे उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेशो ऑफ द 2 वेक्टर, दस इट हैज़ नो यूनिट। ये एक रेशो है। अब अगर ऊपर फोर्स है तो नीचे भी फोर्स होगा, तो न्यूटन से कट जाएगा। अगर ऊपर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नीचे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 रह जाएगा। बट द यूनिट वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय I, J एंड K। यूनिट वेक्टर के 3 सिंबल्स होते हैं इस क्वेश्चन में, I, J एंड K। एग्जाम्पल्स, कंसिडर 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी टूवर्ड ईस्ट। Thus 10 Newton is the magnitude and
ईस्ट इज द डायरेक्शन। कहता है कि हमारे पास 10 न्यूटन एक फोर्स है और वो ईस्ट की तरफ लग रहा है किसी जिस्म के ऊपर। तो ये ईस्ट क्या है, मशरक़, ये डायरेक्शन है, और ये 10 न्यूटन क्या है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। Thus 10 Newton is the magnitude and east is the direction. So unit vector is equal to, ये वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो टोटल वेक्टर क्या है, 10 न्यूटन टूवर्ड ईस्ट, और नीचे क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो मैंने जस्ट 10 न्यूटन लिखा। 10 से कट जाएगा 1 आया और ईस्ट बचा, ईस्ट उसका डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। इसलिए मैंने स्टार्ट से एक्सप्लेन किया था कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है एंड हैविंग स्पेसिफिक डायरेक्शन। रिजल्ट क्या है इसका, thus it is proved that the unit vector has no unit, it shows only direction and its magnitude is only 1। यानी यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है, कैन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर बी नेगेटिव। क्या 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है। प्रोवाइड ए प्रूफ एंड गिव एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के ज़रिए से साबित करें कि स्केलर प्रोडक्ट कब नेगेटिव होगा। आंसर येस, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स बी नेगेटिव इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू 180। हाँ, ये पॉसिबल है कि स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव होगा अगर एंगल 90 से ग्रेटर हो और 180 के बराबर या स्मॉलर, 90 से ग्रेटर हो और 180 से इक्वल या स्मॉलर हो। अब इसका रीज़न है, अब इसका मैं रीज़न देता हूँ कि ये कैसे मुमकिन होगा। तो एफ एंगल थीटा इज़ 180 डिग्री, देन अगर हमारे पास एंगल 180 डिग्री के बराबर हो तो फिर हमने जो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला पढ़ा है वो है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर मैं थीटा की जगह 180 पुट कर लूँ, क्योंकि a और b के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, तो cos 180 माइनस 1 के बराबर है। अब माइनस 1 मल्टीप्लाई करो तो इससे आएगा a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो 180 डिग्री पर जो डॉट प्रोडक्ट आया ये माइनस ए बी के बराबर होता है। अब रीज़न नंबर 2, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ये फर्स्ट रीज़न दे दे तो ये सही होगा, अगर साथ में दूसरा दे तो अच्छा होगा, अगर आप नहीं दे सकते तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन फर्स्ट रीज़न ये ज़रूरी है। अब रीज़न नंबर 2, इस बार जो पेपर के बारे में ये आया है कि इसे लो बेस होगी, तो हो सकता है कि इसे लो बेस में थीटा 180 की जगह 120 आ जाए। तो इफ़ एंगल थीटा इज़ 120 डिग्री देन, अब मैं उसी डिफिनेशन को यूज़ करता हूँ कि इफ़ एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर इज़ 120 देन देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। अब कैसे होगा, इधर देखिए मैथमेटिकली a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर मैं कॉस थीटा की जगह कॉस 120 पुट कर लूँ तो कॉस 120 यानी थीटा की जगह 20 आया, 120 आया, और अब 120 बराबर होता है माइनस 1/2। तो इधर आया a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 120 की जगह मैंने 1/2 पुट किया, a डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 2। तो इधर नेगेटिव साइन आया, हमारा इस 2 से कोई काम नहीं है, बस इधर नेगेटिव साइन से हमारा काम है। तो मतलब मैंने 2 स्पेशल केसेस डिस्कस की। रिजल्ट क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर विल बी नेगेटिव व्हेन एंगल बिटवीन देम इज लाइंग बिटवीन 90 एंड 180। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है A and B are 2 non-zero vector. How can their scalar product be 0 and how can their vector product be 0? क्वेश्चन में
पूछते हैं कि ए और बी दो वेक्टर है और जब हम उनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वो ज़ीरो आता है और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तब भी ज़ीरो आता है, तो ये कब और कैसे पॉसिबल है? तो इसका रीज़न जो है आंसर में, व्हेन एंगल इज़ 90 डिग्री द स्केलर प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो एंड इफ़ एंगल इज़ 0 डिग्री द वेक्टर प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। 90 डिग्री पर स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो है और 0 डिग्री पर वेक्टर प्रोडक्ट ज़ीरो है, लेकिन कैसे? तो रीज़न नंबर 1 में लिखता है हाउ स्केलर प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड इट गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका हासिल वेक्टर हासिल रिज़ल्ट जो है वो स्केलर आता है, तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और उसका फार्मूला है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। लेकिन जब मैं थीटा की जगह 90 पुट कर लूँ, ये थीटा की जगह 90 और बाकी फार्मूला एज इट इज़ नीचे आए, तो कॉस 90 ये ज़ीरो के बराबर है और a डॉट बी ये ज़ीरो के बराबर आया। तो डॉट प्रोडक्ट कब ज़ीरो है? जब एंगल 90 पुट करते हैं। रीज़न नंबर 2 में लिखता है कि हाउ वेक्टर प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। वेक्टर प्रोडक्ट कब ज़ीरो आएगा? तो पहले तो आप वेक्टर प्रोडक्ट ये आप डिफ़ाइन कर ले कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिज़ल्ट एक वेक्टर आता है, तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड इट गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इसका फार्मूला क्या है मैथमेटिकली? a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। लेकिन जब हम थीटा की जगह ज़ीरो पुट कर लें तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो ज़ीरो के बराबर है, उसको मल्टीप्लाई करो तो रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कब ज़ीरो आया? जब हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आया और उसके दरमियान जो वेक्टर है वो जब ज़ीरो एंगल हम पुट करते हैं और फिर साइन ज़ीरो ज़ीरो पुट करके इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका रिज़ल्ट वेक्टर आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 डिग्री पर ज़ीरो आता है और डॉट प्रोडक्ट जो है ये कब ज़ीरो आएगा? जब एंगल 90 हो। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है सपोज यू आर गिवन ए नाउन नॉन ज़ीरो वेक्टर ए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए नॉन ज़ीरो वेक्टर बी इज ज़ीरो। Likewise, the vector product of A with B is 0. What can you conclude about B? क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि आपके पास फ़र्ज़ करे दो वेक्टर है, A जो कि नाउन है मालूम है और दूसरा वेक्टर B है जो कि अननाउन है। इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। लेकिन ये कहता है कि जैसे हम उसका वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं या उसका स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, दोनों केसेस में उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आता है। तो कहता है कि आप बी के बारे में क्या जानते हैं? तो आंसर ये है कि वेक्टर ए इज़ नॉन ज़ीरो वेक्टर वाइल वेक्टर बी इज़ नल वेक्टर। इसमें वेक्टर ए नॉन ज़ीरो है यानी ज़ीरो नहीं है और वेक्टर बी ये ज़ीरो के बराबर है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आया। अब कैसे? इसका रीज़न, तो इसका जो रीज़न है, तो केस 1 लिखा है। केस 1 में इफ़ थीटा इज़ ज़ीरो, अगर एंगल ज़ीरो है, देन ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। जब आप थीटा ज़ीरो पुट करते हैं तो कॉस 0 1 के बराबर है, तो ए डॉट बी ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा, ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। जबकि अगर हम थीटा को 0 पुट कर ले तो साइन 0 0 है, ये 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है और क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। केस 2 में इफ़ थीटा इज़ 90, देन अगर थीटा 90 है तो एक डॉट बी में ए बी कॉस 90, ये कॉस 90 0 के बराबर है, तो इसका रिजल्ट भी 0 आएगा।
और a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन 90, तो थीटा की जगह 90 तो साइन 90 0 के बराबर नहीं है, ये 1 के बराबर है। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। एक बार थीटा 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, थीटा 90 है तो डॉट 0 है। अब तो जाहिर है एक 0 है तो दूसरा नहीं है, तो इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है? इफ बोथ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज 0 देन वी कैन से दैट आइदर वेक्टर a और वेक्टर b इज 0। तो इसका मतलब है जब दोनों 0 आएगा तो या a 0 होगा या b 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन में जो कंडीशन है, बट अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द क्वेश्चन वेक्टर b इज 0, वेक्टर b ये 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखता है वाई ए पार्टिकल एक्सपीरियंस ओनली वन फोर्स कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। सिंगल फोर्स क्यों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं होता? एक बॉडी पर अगर एक फोर्स लग रहा हो तो ये इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है? तो इसका आंसर डायरेक्ट ये है, ए सिंगल फोर्स इज ऑलवेज अनबैलेंस फोर्स। ये अनबैलेंस होता है, सिंगल फोर्स हमेशा अनबैलेंस होता है, मतलब एक तरफ फोर्स लग रहा है तो दूसरी तरफ से कोई फोर्स नहीं लग रहा। Therefore इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। रीजन क्या है? इफ इक्वल एंड बैलेंस फोर्स आर एक्टिंग ऑन द बॉडी इज said to be in equilibrium because all the forces acting on the body cancel the effect of each other and the net force will become 0। नीचे डायग्राम में गिवन है ये डायग्राम, इस डायग्राम में ये एक ब्लॉक है और इस पर हमने एक तरफ फोर्स लिया है तो इसको अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ब्लॉक जो है, ये इस फोर्स की डायरेक्शन में राइटवर्ड जाएगा। तो इस वजह से ये सिंगल फोर्स बैलेंस नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है ये ऑब्जेक्ट। लेकिन दूसरी तरफ इस डायग्राम में जब देखें तो इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस अमल कर रही है, एक राइटवर्ड और एक लेफ्टवर्ड। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इसका सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करता है। इसीलिए ये ब्लॉक बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है, और ये ब्लॉक जो है ये बैलेंस या इक्विलिब्रियम में नहीं है। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? बट इफ देयर इज ओनली वन नॉन जीरो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी द सम कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर इस एक बॉडी पर एक फोर्स लग रहा हो तो इसका सम 0 नहीं आएगा, लेकिन दूसरी तरफ आप देखो जब लग रहा है तो फिर ये बैलेंस होगा। तो मैं इस केस में, क्वेश्चन में ये केस मांग रहा है, तो इधर जो टोटल फोर्स है वो भी 0 के बराबर नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल, और इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रही है तो एक्सेलरेशन भी 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए सिंगल फोर्स अगर एक बॉडी पर लग रहा हो तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम के लिए 2 या 2 से ज़्यादा कंकरेंट फोर्सेस चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखता है टू ओपन ए डोर, एक दरवाजे को खोलने के लिए, दैट हैज़ द हैंडल ऑन द राइट एंड हैंग ऑन द लेफ्ट, ए टॉर्क मस्ट बी अप्लाइड। Is the torque clockwise or counterclockwise? When viewed from above, does your answer depends on whether the door open towards or away? क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है, सीधा आते हैं डोर की तरफ। ये एक दरवाज़ा है, ये बंद है, इसमें ये हैंडल है, ये दस्ता है जहाँ पर हम पकड़ के उसको खोलते हैं या बंद करते हैं, और यहाँ से ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है किसी दीवार के साथ। ये पाइवोटेड पॉइंट है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। कहते हैं अगर हम ऊपर से देखें तो इसमें कौन सा टार्क है? क्या ये टार्क डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, या अंदर की तरफ से हम ऑब्जर्व करते हैं या बाहर की तरफ से ऑब्जर्व करते हैं? तो यस, मैंने शॉर्टकट आंसर में लिखा है कि यस, और आंसर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द डोर बिकॉज टार्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टार्क वेक्टर है तो ये हैंडल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रीज़न क्या है? कंसिडर ए डोर हुज हैंडल आर फिक्स्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द डोर एंड द डोर इज हैंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज शोन इन द फिगर। इस स्टेटमेंट में लिखता है, इस पूरी 3 लाइनों में,
कि ये एक दरवाज़ा है, इसमें हैंडल राइट साइड पे फिक्स है और दरवाज़ा जो है यहाँ से लटका हुआ है। और इसके अलावा इफ़ फोर्स इज़ अप्लाइड सो इट इज़ रोटेटिंग अवे फ्रॉम ए पर्सन, अगर हम इधर फोर्स अप्लाई करें तो ये अंदर की तरफ, बाहर की तरफ ओपन हो जाएगा, बाहर की तरफ दरवाज़ा, डोर जो है वो चली जाएगी। अवे फ्रॉम द पर्सन, आदमी से दूर चली जाएगी। देन फ्रॉम द राइट हैंड रूल द टार्क प्रोड्यूस इन द डोर इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कॉल्ड पॉजिटिव टार्क। अब ये जो डोर है ये इस तरह खुल जाएगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे खुल जाएगी, बाहर की तरफ तो ऐसे आ जाएगी। तो इस तरह जो टार्क पैदा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा होगा। इफ़ द डोर इज़ रोटेटिंग टुवर्ड्स द पर्सन, अगर ये बंद करता है, अपनी तरफ खींचता है, द टार्क विल बी नेगेटिव टार्क यानी क्लॉकवाइज टार्क। अगर अंदर आएगा यानी ऐसे तो ये क्लॉकवाइज होगा नेगेटिव, अगर ऐसे धक्का देता है तो ये ऐसे जाएगी बाहर की तरफ और ये पॉजिटिव टार्क कहलाएगा। टार्क का जो फार्मूला है वो हमारे पास जो गिवन है वो टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है या टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा है। तो टार्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखता है एक्सप्लेन द वार्निंग नेवर यूज ए लार्ज रेंज टू टाइटन ए स्मॉल बोल्ट। ये एक वार्निंग दिया जाता है कि आप कभी भी छोटे बोल्ट को बड़े रेंज से टाइट ना किया करें। ये क्यों? ये एक नट गिवन है और ये एक रेंज है, इसकी मदद से हम उसको टाइट भी करते हैं और खोलते भी हैं, लूज भी करते हैं। यूज ए लार्ज रेंज कैन ब्रेक ए स्मॉल बोल्ट, अगर हम स्मॉल बोल्ट को लूज करना चाहते हैं या टाइट करना चाहते हैं और बड़ा रेंज इस्तेमाल करें तो ये टूट जाएगा। ये क्यों? तो इसका रीज़न देखो। रेंज इज़ ए सिंपल मशीन, रेंज जो है ये एक सिंपल मशीन है, लाइक ये एक लीवर की तरह काम करता है। वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, लीवर के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ए लार्ज रेंज हैज़ a large moment arm which produce large force and maximum torque। कहता है कि अगर आप देखें तो यहाँ इस रेंज का जो मोमेंट आर्म है ये मोमेंट आर्म है, ये मोमेंट आर्म जितना बड़ा है तो अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये काफ़ी बढ़ जाएगा, ये फोर्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर अमल करेगा और इस फोर्स की वजह से, इस ज़्यादा मोमेंट आर्म की वजह से मैक्सिमम टार्क पैदा होगा यानी मैक्सिमम टार्क। और ये इतना मैक्सिमम टार्क होगा कि इसको तो रोटेट करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, कम टार्क चाहिए, कम फोर्स चाहिए। इधर से हम जब अप्लाई करते हैं तो ये इतना ज़्यादा होगा कि उसकी वजह से ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है रीज़न में, रेंज इज़ ए सिंपल मशीन वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, ये लीवर के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ए लार्ज रेंज हैज़ ए लार्ज मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म ज़्यादा है, जब मोमेंट आर्म ज़्यादा है तो मैक्सिमम टार्क पैदा होगा। और इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म, व्हेन लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए स्मॉल नट बोल्ट, अगर हम ज़्यादा फोर्स जो है छोटे नट बोल्ट पर अप्लाई करें, देन देयर इज़ ए बिग चांस ऑफ ब्रेकिंग, ज़्यादा चांस है कि ये टूट जाए, क्योंकि टार्क का जो ताल्लुक है वो मोमेंट आर्म के साथ डायरेक्टली है। मोमेंट आर्म ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा टार्क पैदा होगा, ज़्यादा टार्क की वजह से खदशा है कि ये बोल्ट ये टूट जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में, ए सेंट्रल फोर्स इज़ वन दैट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेम पॉइंट, कैन द सेंट्रल फोर्स गिव राइज टू ए टार्क अबाउट दैट पॉइंट। क्वेश्चन में पूछते हैं कि सेंट्रल फोर्स जो है ये एक पॉइंट की तरफ होता है, क्या ये टार्क प्रोड्यूस करता है? तो पहले सेंट्रल फोर्स को समझो कि सेंट्रल फोर्स क्या है, क्या होता है। द फोर्स दैट इज एक्टिंग on an object which is directed along the line
joining the object and the origin known as the central force. सेंट्रल फोर्स जो होता है, आप देखो ये ओरिजिन है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सेंट्रल फोर्स इस लाइन के ऊपर अमल कर रहा है, इसके साथ सेंटर की तरफ। तो ऐसे फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अमल करे उसका डायरेक्शन रेडियस के अलोंग टुवर्ड द सेंटर हो, तो ये सेंट्रल फोर्स कहलाएगा। और सेंट्रल फोर्स जो है ये कभी टार्क को प्रोड्यूस नहीं करता। इसके एग्जांपल्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये सेंट्रल है क्योंकि वो सेंटर की तरफ है और लाइन के अलोंग होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है और इसके अलावा स्प्रिंग फोर्सेस। अब इसका रीज़न नंबर 1, नो द सेंट्रल फोर्स डज नॉट एक्सर्ट टार्क ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कुलर पाथ। सेंट्रल फोर्स जब भी घूमता है, आपको पता है कि टार्क के लिए 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होते हैं, टार्क इज इक्वल टू आर और एफ। अब आर क्या होता है? ये मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म आपको पता है कि मोमेंट आर्म की जो डिफिनेशन है आर की, द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट वेयर द फोर्स इज एक्सर्टेड। लेकिन इस दौरान फोर्स भी सेंटर से पास हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट जो है ये भी सेंटर से के इर्द गिर्द अराउंड मूव कर रहा है। तो इस वक्त एक्सिस ऑफ रोटेशन और वो पॉइंट जहां हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं ये दोनों सेंटर है, तो इस दौरान मोमेंट आर्म मौजूद नहीं है। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में रिवॉल्व करते हैं तो उसमें मोमेंट आर्म नहीं होता क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, तो उसमें मोमेंट आर्म नहीं होता। तो अब आते हैं यहाँ पर, नो द सेंट्रल फोर्स डज नॉट एक्सर्ट टार्क ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कुलर पाथ। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो उसमें टार्क नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पर लिखे बिकॉज द सेंट्रल फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेंटर। सेंट्रल फोर्स जो है ये सेंटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है टुवर्ड्स द सेंटर। Therefore द मोमेंट आर्म इज जीरो। मोमेंट आर्म जीरो है, अब इसमें मोमेंट आर्म नहीं है। तो टार्क तो फार्मूला T इज इक्वल टू आर एफ है, T इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा है। अब आर जीरो पुट करो क्योंकि इसमें मोमेंट आर्म नहीं है। एफ साइन थीटा अपनी जगह पर मल्टीप्लाई करो तो जीरो आ जाएगा। तो इससे साबित होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, तो इसका जो टोटल टार्क है दैट विल बी ज़ीरो। ये थे तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चन चैप्टर 2 के। इस तरह का एक सीरीज़ मैंने शुरू किया है। इस सीरीज़ का फुल डिस्कशन आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पूरा डिटेल MCQs, न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चन, तमाम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एक्सरसाइज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ डिटेल में ये सब कुछ देख लें। थैंक यू वेरी मच।